करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी एएनसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ अ थॉरो एंड सिस्टमेटिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बियॉन्ड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तब हम लोगों को करना ही करना है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसमें हम लोगों को कुछ प्रिपरेशन करनी होती है पेशेंट की। पेशेंट इज आस्क्ड टू इवैक्यूएट। जब भी हम लोगों को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है तो मदर को बोलना है खाली उनका ब्लैडर जो वो खाली हो। ठीक है, थाइज उनकी जब पोजिशन में आए तो फ्लैग्स टू एब्डोमेन फुल्ली एक्सपोज्ड हो और एग्जामिनर स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। इस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम लोग 4 चीज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये मेन होती हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को हम लोग अभी सुपरफिजन में आपको बता रही हूँ, लेकिन इसका एक डीप क्लास मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते कैसे हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से वो बता सके। अभी भी मैं आपको एक सुपरविज़न मैं बता देती हूँ कि कैसे करना है, कि टू मॉनिटर क्यों करते हैं, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी एंड अ फीटल ग्रोथ। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से हमें पता चलेगा महिला और बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही है पेट के अंदर। पेट के एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग को पता कर सकते हैं। हेल्प्स कंफर्मिंग द कैलकुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये अल्ट्रासाउंड के अलावा यहाँ पे भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का हो गया है। तो इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ एग्जामिनेशन फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। सो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इंस्पेक्शन में उनको देखते हैं शेप, साइज, कार, जैसे कि लीनिया निग्रा होता है ना, जो अम्लाइकस के पास एक काली सी जो धार होती है, एक लाइन होती है ना बाल की, वो होती है लीनिया निग्रा। उस टाइम थोड़ी और हार्मोनल इफेक्ट की वजह से काली हो जाती है, और कह सकते हैं और अच्छे से फोकस्ड हम दिख सकते हैं। स्ट्रैग्रेविडम जो साइड से पिंकिश जो स्ट्रेच मार्क्स टाइप के जो दिखते हैं, वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम लोग उसकी मेजर करेंगे फंडल हाइट। तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। FHS हम लोग इसमें सुनते हैं 20 सप्ताह के बाद ही मिलेगी, जो कि नॉर्मल होती है 120 से 140 बीट्स पर मिनट। इसके अलावा फीटल मूवमेंट्स हम लोग देखते हैं। अप्रिशिएटेड लाइक 18 से ये 22nd वीक बाय जस्ट जेंटल पाल्पेशन हमको मिल जाएगा। मदर से भी पूछते हैं कि आपका बच्चा कितनी बार घूमा। उसके बाद फीटल पार्ट्स भी हम लोग फेल्ट कर सकते हैं। फीटल लाइव प्रेजेंटेशन रेलेवेंट ओनली आफ्टर 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जस्ट मैंने आपको अभी जो सुपरफिशियली बताया एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसके अंदर जो हम लोग 4 चीज़ देखते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन। मेन इसमें हमारा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन रहता है। ये मैं आपको इसका एक डीप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अच्छे से बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो हमारी अभी जनरल एग्जामिनेशन हम लोगों ने कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें फिजिकल जनरल एग्जामिनेशन हो गया हमारा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा बहुत। उसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग एज अ ANC के जो एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि सब सेंटर होते हैं, सब सेंटर में हम लोग क्या करते हैं अलग, जैसे कि इसके भी अपने क्राइटेरिया है लैब इन्वेस्टिगेशन की, कि हर फैसिलिटी पे, हर लेवल ऑफ हेल्थ केयर पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। सब सेंटर में हम लोगों को प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट हो सकता है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं एनीमिया को देखने के लिए, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, रैपिड मलेरिया टेस्ट होते हैं, ये हम लोग सब सेंटर पे कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा PHC पे, CHC पे या फर्दर रेफरल यूनिट जो हो गए, वहाँ पे हम लोग उनके ये जो सब सेंटर पे जो टेस्ट हुए हैं, इसके अलावा हम लोग ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, RH फैक्टर के VDRL कर सकते हैं, HIV टेस्टिंग करना हो जाता है वहाँ पे। रैपिड मलेरिया टेस्ट सब सेंटर पे भी हो रहा था, लेकिन इन तीनों लेवल पे PHC, CHC और FRU लेवल्स पे भी हम लोग कर सकते हैं। HBS AGP कर सकते हैं। ये हम लोगों को लैब इन्वेस्टिगेशन करना ही होता है मदर जब कंसीव करती है उस दौरान पे, और ANC के दौरान पे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी एंटीनेटल चेकअप्स की। सो जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया, उसका एक ग्लिम्स है कि सबसे पहले हम लोगों को ये कंपोनेंट है एंटीनेटल चेकअप का, एंटीनेटल का ये एसेंशियल कंपोनेंट्स है कि पेशेंट का हिस्ट्री, दूसरा कंडक्टा, फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि वेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, चेक फॉर पैलर एंड एडिमा, ये सब चीज़ें हमको चेक करना। तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है एंटीनेटल चेकअप का, वो था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग उसका पाल्पेट करके पता चलाते हैं फीटल ग्रोथ, फीटल लाई, ऑस्कल्टेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये चीज़ तीसरा कंपोनेंट है। चौथा है कैरी आउट द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन सच एज HB एस्टिमेशन एंड यूरिन टेस्ट फॉर शुगर एंड प्रोटीन। तो ये जो 4 बात जो हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, ये एंटीनेटल चेकअप के एसेंशियल्स हैं। तो ये तो होने ही चाहिए एक ANC के दौरान। अब हाई रिस्क ANC क्या क्या होती हैं? हाई रिस्क
रिलेटेड एएनसी, जैसे कि जस्ट मैं आपको सुपरफिशियल भी बता रही हूँ, जैसे कि एज, अगर एज उसका अगर 18 साल से कम है या 35 साल से ज़्यादा है, स्पेशली इन प्राइमरी कैविटा में, तो ये एक मैटरनल फैक्टर है, हाई रिस्क है, जो आइडेंटिफाई होता है एएनसी के दौरान। मल्टीपैरिटी अगर मदर है, 4 या 3 से उसके अगर ज़्यादा बार अगर उसकी डिलीवरी हो गई है, तो हम लोग उसको भी देखना होता है। शॉर्ट स्ट्रेचर मदर है, 140 सेंटीमीटर से अगर उसकी हाइट कम है, तो भी हम लोगों को उसको देखना होता है। और वेट अगर उसको 40 किलोग्राम से कम है, वेट अगर उसका हर महीने टोटल प्रेगनेंसी के दौरान 5 किलो का नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क है। RH नेगेटिव हम लोग देखेंगे। इसके अलावा मेडिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बैड ऑब्स्टिकल हिस्ट्रीज होती हैं, ये सब अब हाई रिस्क एएनसी के दौरान हम लोग मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया हाई रिस्क एएनसी के दौरान ये भी कुछ पॉइंट्स होते हैं हाई रिस्क के, जो एएनसी को इफेक्ट करेगी। जैसे कि प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पे अगर महिला को ब्लीडिंग पीवी हो रही है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है उसको, प्रीक्लैम्पशिया रिक्लैम्पशिया, जिसकी इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, सीवियर एनीमिया, एबनॉर्मल वेट गेन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमनियस, ओलिगोहाइड्रोमनियस, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन इन 9 मंथ, प्रीटर्म लेबर, पीआरओम, ये सब हाई रिस्क एएनसी है। इसकी हम लोग डीप एक अच्छे से क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग डीप में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि कैसे ये हाई रिस्क होती हैं, क्या क्या चीज़ें एएनसी के दौरान। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। हम लोग उनका मदर को एएनसी के दौरान एक फोकस चीज करते हैं एमसीपी कार्ड को लेके। तो एमसीपी कार्ड बोला जाता है और कहीं इसको ताई कार्ड भी बोला जाता है। दो ये कार्ड जो होता है एएनसी के दौरान मदर का बनता है, ये मदर के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एएनसी में इसका भी मेन पार्ट होता है और ये बनाया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और इट्स कंटेन इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसके आइडेंटिफाइंग डेटा होता है, प्रीवियस जितनी हेल्थ हिस्ट्री होती है, मेन हेल्थ इवेंट्स होते हैं, सब कुछ इस कार्ड के अंदर होता है। एक तरीके से केस रिकॉर्ड होता है जो कि हर एक महिला को दिया जाता है और उनको समझाया जाता है। जितनी भी विजिट होंगी वो आप हर विजिट में इसको लेके आना है, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर होता है वो जितनी भी एग्जामिनेशन का हाइट वेट जो भी कुछ होता है उसके अंदर फिलअप करता है। महिला के पास एक केस रिकॉर्ड रहता है और जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे तो इस कार्ड को लाने के लिए ज़रूर बोला जाता है। तो एएनसी के दौरान ये ज़रूर भी एक एमसीपी कार्ड भी अपना एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। इसके अंदर दूसरा एमसीपी कार्ड के अंदर एएनसी पीएनसी रूटीन जो होती है पूरा बताते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग एक तरीके से। तो इस तरीके से जैसे ये दिख रहा है कार्ड, ये हमारा दूसरी ये साउथ का है, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में भी सेम ऐसा ही दिखता है। ठीक है, दूसरा जो हमारी एंटीनेटल कह लो या प्रीनेटल एडवाइसेस जो होती हैं, इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया ड्रग्स के बारे में उनको बताया कि अगर वो कोई एक्स्ट्रा ड्रग्स अगर वो लेती हैं तो उसको डिस्करेज करना है कि तुमको नहीं खाना है। रेडिएशंस, एक्स्ट्रा रेडिएशन, जैसे कि कुछ महिलाएं बार बार अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए जाती हैं, तो उसके लिए उन्हें थोड़ा हमें काउंसिल करना है कि वो कहीं ना कहीं जो रेडिएशन है वो एक्सपोज हो रहे हैं वो अवॉइड करना है। डाइट के बारे में हमें डाइट ज़रूर अच्छे से मदर को बताना है कि एटलीस्ट mother pregnancy in a total duration consume about 60 किलो कैलोरी ओवर एंड अबव नॉर्मल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। सो जैसे कि ये डाइट चार्ट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके इतना डेली मदर को लेना है और इसमें आयरन रिच डाइट तो ज़रूर मदर की होनी चाहिए। ठीक है, और उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है कि वो पूरी एएनसी के दौरान अच्छे से क्लीन रहें, अच्छे से सोए, रेस्ट लें, स्लीप लें, बावल उनका अच्छा, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करें, डेंटल केयर को अच्छे से मेंटेन करके रखें। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में उनको बताना है कि नहीं करना है, उनको अच्छे से बताना है, पूरी काउंसिल करनी है। वार्निंग साइंस के जो भी वार्निंग साइन जैसे कि थोड़ा सा मैंने अभी डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड्स में, उनको ध्यान रखना है। बर्थ प्रिपेयर्डनेस जो हर विजिट में बतानी, लेकिन 4th विजिट में बिल्कुल फोकस करके बतानी है। चाइल्ड केयर के बारे में बताना है। इम्यूनाइजेशन के बारे में एएनसी में बताते हैं, जैसे कि इनको टीडी के बारे में, एचआईवी का, एचबीवी का, रेबीज़ का, ये सारे इम्यूनाइजेशन के बारे में उनको एनकरेज करना है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है लाइव वायरस वैक्सीन, ये जैसे कि रुबेला, मसल्स, मजम्स, वायरिसला, ये सब उनको कॉन्ट्रा इंडिकेट करने हैं। वार्निंग साइंस जैसे प्रीनेटल एडवाइस के बताए हमने, अगर उनको स्वेलिंग ऑफ फीट हो रहा है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लीडिंग ऑफ डिस्चार्ज, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ये सब चीज़ों पे उनको बारे में महिला को भी बताना है कि ऐसे अगर उनको वार्निंग साइन लग रहे हैं तो हॉस्पिटल आके डॉक्टर से कंसल्ट करें।
और ये सब पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सब चीज़ें हमें मदर को और उसकी फैमिली को बताना है। स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शंस के बारे में उनको बताना है। ये सारे जो प्रोटेक्शन उनको लेने, एनीमिया से कैसे बचना है, टेटनस का इंजेक्शन हो गया, सिफिलीज का, जर्मन मीजल्स, आरएस स्टेटस, एचआईवी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, प्रेग्नेंट, प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, ये सब चीज़ों का हमें उनको बताना है। दूसरा मेंटल प्रिपरेशन भी, फिजिकली जितना हम लोग चेक करें उतना मेंटली भी महिलाओं को प्रिपेयर करना है पूरी एएनसी के दौरान। फैमिली प्लानिंग इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको भी हमें मदर को दोनों मतलब मदर और हस्बैंड, ये मदर और फादर यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को काउंसिल करना है फैमिली प्लानिंग काउंसिल के थ्रू, कि कितना एक से दो बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। इतना ही सब बातें फैमिली प्लानिंग में कैसे कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं हम लोग उनको बताना है। इसके अलावा पीडियाट्रिक कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस करना है, जैसे कि पीडियाट्रिशियन शुड बी अटेंडेंट ऑल द एंटीनेटल क्लिनिक टू पे अटेंशन टू अंडर 5 अकम्पनिंग दी मदर्स। तो ये सब कंपोनेंट्स भी हमको ध्यान रखने एएनसी के दौरान। तो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। आगे बने रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको उस चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।